નમસ્કાર, હું નાઝિમા શેખ. સુરતની જેલમાં આવ્યાના 15 મહિનામાં જ 21 વર્ષીય કેદીને ટીબી થયા બાદ મોત નીપજ્યું હોવાની ફરિયાદને પગલે રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગની સદસ્ય જ્યોતિકા કારલા જેલની વિઝિટ લીધી હતી. જેલમાં નિરીક્ષણ કરવાની સાથે જેલમાં ચાલતી ક્લિનિક અને કેદીઓને મળતી સારવારની વિગતો મેળવી હતી. જેલમાં ટીબીના 9 પેશન્ટ મળ્યા હતા. જેલમાં બીમાર કેદીઓના એક્સરે કરી શકાય તે માટે મશીન સામે ટેકનિશિયનનો અભાવ તેમને અજુગતો લાગ્યો હતો. અઠવાડિયામાં એક વખત અહીં ટેકનિશિયન મોકલવામાં આવે તેવો આદેશ તેમણે કલેક્ટરને કર્યો હતો. જ્યોતિકા કલરે જણાવ્યું હતું કે તેમને ફરિયાદ મળી હતી કે જેલમાં 21 વર્ષીય કેદીનું મોત થયું હતું. આ યુવાન 15 મહિના પહેલા જેલમાં આવ્યો હતો. જેલમાં પહોંચવા પહેલા તેને ટીબીની બીમારી ન હતી, પરંતુ જેલમાં રહ્યાના 15 જ મહિનામાં તેનું મોત થતાં જેલના કેદીઓના સ્વાસ્થ્યને લઈને ગંભીર ખામી બહાર આવી હતી, જેથી તેઓ જેલની મુલાકાતે આવ્યા હતા. જેલમાં તેમને 9 કેદીઓને ટીબીના મળ્યા હતા. જેલમાં કેદીને લાવવામાં આવે ત્યારે ઇનિશિયલ હેલ્થ સ્ક્રીનિંગમાં ખામી જોવા મળી હતી. કેદીઓને ડાયાબિટીસ, ઇસીજી સહિતના ટેસ્ટ બાદ જ સહી કરવા તેમણે આદેશ કર્યો હતો. आज जो लाजपुर की आप मुलाकात की, किस बारे में की? हाँ, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्य हूँ और मेरे पास एक शिकायत आई थी क्योंकि जुडिशियल कस्टडी डेथ थी. जब हमने उसको एनालाइज किया तो पाया कि उसमें जो लड़के की डेथ हुई थी उसकी आयु 21 वर्ष थी और टीबी के वजह से उसकी 15 महीने के अंदर डेथ होती है. और जब वो जेल में आता तो उसको बीमारी नहीं थी, और क्योंकि टीबी एक बहुत ही फैलने वाली बीमारी है तो हमको लगा कि इसकी गंभीरता को देखते हुए जेल एक बहुत कंजस्टेड एरिया होता है जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो इसकी गंभीरता को देखते हुए मैं यहाँ पे विज़िट करने का हमने प्लान बनाया. और वैसे भी हमारे जो कानून है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, उसमें जेलों को विज़िट करना एक फंक्शंस में आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के. हमने यहाँ आकर जो पाया, हमने इनिशियल हेल्थ स्क्रीनिंग जो टेस्ट है उसमें उसको देखा और उसमें कुछ खामियाँ पाई. हमने ये संज्ञान में लाए कि इनिशियल हेल्थ स्क्रीनिंग के समय ही उसका जो डायबिटीज़ का टेस्ट है, शुगर का टेस्ट है या उसका ईसीजी है तभी होना चाहिए. उसमें उसका संज्ञान, उसका सिग्नेचर तभी डॉक्टर के हो जब वो कंप्लीट हो जाए डॉक्यूमेंट. साथ ही साथ हमने ये पाया कि जो इनिशियल हेल्थ स्क्रीनिंग करने वाले डॉक्टर हैं वो हर 24 घंटे के बाद बदलते हैं. तो हमको लगा कि एक ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जो अनुभवी हो और कम से कम 1 साल तक यहाँ पर लगातार काम करे. इसके अलावा हम हॉस्पिटल में गए, जेल के हॉस्पिटल में गए. हम टीबी के उस वार्ड में भी गए, उन मरीज़ों से मिले जो टीबी के मरीज़ थी. वहाँ पे हमारे साथ हमने आने से पहले भी दिल्ली में टीबी के एक्सपर्ट डॉक्टर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर तन्मय से मीटिंग करी थी. उन्होंने हमें सब एक्सप्लेन किया था. फिर डॉक्टर पारुल टीबी की यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर है, एक उनके साथ और डॉक्टर है. उनके साथ जो टीबी के आइडेंटिफाइड पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या इलाज कैसे होना चाहिए और किसको जो ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट है उसको अलग किया जाना चाहिए, ये सब चीज़ें जेल प्रशासन के संज्ञान में लाई और वो बहुत पॉजिटिवली उन्होंने सब चीज़ों को लिया. और एक जो मुझे बहुत अच्छी लगी जेल की बात कि जेल में कोरोना काल में केवल लगभग 2400 या 500 मरीज यहाँ पे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, पर कोरोना काल में केवल 28 लोगों को कोरोना होता है. ये एक बहुत ही खुशी की बात है और जिसके लिए जेल प्रशासन को बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से उसको दिया. और जैसा वो बता रहे थे कि वैक्सीनेशन का भी इशू जेल ने बहुत अच्छे से हैंडल किया और जिन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के आधार नहीं थे उनको आधार मुहैया कराकर वैक्सीनेशन दिया गया है. लगभग 98% को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, और अपने स्टाफ में सभी को दोनों वैक्सीन दी गई है. अंडर ट्रायल प्रिजनर को सिंगल वैक्सीन दी गई है और स्टाफ को डबल वैक्सीन दे दी गई है. और जो कुछ और बिंदु हमें लगे, स्टाफ कम है, जैसे हॉस्पिटल का स्टाफ कम है, जैसे यही डॉक्टर था. एक्सरे मशीन है पर उसको ऑपरेट करने वाला टेक्नीशियन नहीं है. तो जो डीएम साहब थे उनसे ये कहा गया है कि कम से कम हफ्ते में एक बार टेक्नीशियन आए ताकि एक्सरे मशीन चल सके. और टीबी के मरीजों का जो डायग्नोसिस है वो एक्सरे से काफ़ी आसान हो जाता है. इसके अलावा हमने जेल की लाइब्रेरी देखी. हमने सजेस्ट किया कि लाइब्रेरी में
बैठने का इंतज़ाम होना चाहिए, जिसको जेल सुपरिटेंडेंट ने बहुत अच्छे से माना। और हमने किचन देखी, किचन में बहुत अच्छा रोटी बनाने की मशीन और खाना बहुत सफाई से बन रहा था। खाना हमने खाया भी वो वाला। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो सेंटर है जेल का, हम वहाँ भी गए और हमने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैंने जज साहब से बात भी करी। मेरा ये कहना है कि जो इंटरनेट का कनेक्शन था वो काफ़ी पुअर था, मेरी ही बात नहीं हो पा रही थी जज साहब से। तो एक कैदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जज साहब से कैसे बात हो सकेगी, ये बहुत, इसको समझना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत दिक्कत आ रही होगी। मेरी अपनी बात नहीं हो पा रही थी। तो एक तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कि अच्छा इंटरनेट सेवा मिले, उसको सुनिश्चित करना चाहिए। और वो जो एक कैदी था वो पॉक्सो का कन्विक्ट था और उसका ट्रायल था, विटनेस आया हुआ था, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था और जज साहब उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ट्रायल कैसे कर रहे हैं, जब एक मुल्जिम अपने वकील के संपर्क में नहीं होगा तो कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन सही हो सकता है। तो उनका कहना था कि जेल अथॉरिटीज़ मुल्जिम को भेजती नहीं है, इसलिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराते हैं। पर जब उसको तफ्तीश से पाया गया तो ये देखा गया कि कोर्ट से जेल के पास ऑर्डर आता है कि इस मुल्जिम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश करना है या इस मुल्जिम को फिज़िकली पेश करना है। तो जब उसका ट्रायल था तो कोर्ट से ऑर्डर आना चाहिए था कि उसको फिज़िकली पेश करना है, ऐसा ऑर्डर आया नहीं। और जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी ऑर्डर नहीं था, सिर्फ पिछली डेट पे बता दिया जाता है कि अगली डेट पर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होना है। तो ये गंभीर मसला है कि जो जेल में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं वो अपनी केसों को ठीक से, उनकी पैरवी नहीं हो पा रही है। और इसके साथ साथ हमने जो पाया कि जेल में जो जिनको सज़ा हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सज़ा हो जाती है या हाई कोर्ट की सज़ा हो जाती है, कि उनकी अपील वो सब कुछ समय से हो पा रहा है कि नहीं, उसके लिए हमने सजेस्ट किया है कि डीएम साहब को कि आप किसी लॉ कॉलेज को भी इसमें एसोसिएट करें ताकि लॉ स्टूडेंट उसको अच्छे से असिस्ट कर पाए जेल अथॉरिटीज़ को। इसके अलावा सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की जो फंक्शंस है, मतलब जो लोग सेंटेंस रिमिशन, मतलब कि उनकी सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए, जो उनकी एंटाइटलमेंट है सेक्शन 432, 433, 433A CRPC में, हमने उसको भी रिव्यू किया। और जहाँ तक हमें अभी सूचना अभी तक मिली है कि सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में जो केसेस जाते हैं उनको स्टेट कैसे एडमिनिस्टर करता है, अभी वो सारे हमने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, कितने केसेस जाते हैं, किस आधार पे केसेस जाते हैं, और वो जो रिजेक्ट होते हैं या एक्सेप्ट होते हैं उनके ऑर्डर्स क्या है, वो सब चीज़ें हम रिव्यू करेंगे। और ये सब चीज़ें टोटल में रिव्यू करने के बाद हम अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे। धन्यवाद। आज रोज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन न्यू दिल्लीना मेम्बर श्री ज्योतिका कालरा नावे अत्यारे आज सवारथी लाजपुर मध्यस्थ जेलनी मुलाकात करी। अहींमां चालती तमाम प्रवृत्तिओ विषे एमने जात माहिती मेळवी। तमाम पाका अने काचा कैदीओने मळीने रूबरू तेओना प्रश्नोने सांभळ्या। खास करीने कोरोना कालमां जे केसो थया ए विषे विस्तृत चर्चा करवामां आवी। टीबीना केसो विषे खास करीने तेओना द्वारा सूचनाओ पण आपवामां आवी, मार्गदर्शन पण आपवामां आव्युं। अत्याરની स्थितिए लाजपत जेलमां फक्त 9 एवा इनमेट्स छे के जेने फर्स्ट स्टेज ट्यूबरक्लोसिस छे, एना विषे पण एमने विस्तृत माहिती आपी। तेना सिवाय तमाम कैदीओ साथे एमने पोताना विचारो एमनी समक्ष मूक्या, कैदीओना प्रश्नो सांभळ्या। तमाम जेल खातेनी जे व्यवस्थाओ छे, वेलफेरनी जे प्रवृत्तिओ चाले छे ए वेलफेरनी प्रवृत्तिओ विषे तेओ जाणकारी मेळवी। जेमां सुथारी विभाग छे, डायमंड विभाग छे, स्टोननुं काम छे, दर्जी विभाग छे, महिला छे, लाइब्रेरी छे, अने खास करीने अमारी जे नवी जे सिस्टम अमे जे डेवलप करी छे जेल खाते रेडियो प्रिजननी, एमनी एमने मुलाकात लीधी अने ए सिस्टमथी तेओ खूब प्रभावित थया अने प्रशासनने तेओ द्वारा
એપ્રિસિએશન પણ કરવામાં આવ્યું. ઓવરઓલ નેશનલ હ્યુમન રાઇટ્સ કમિશન દ્વારા જે વિઝિટ કરવામાં આવી એમાં એમની જે કાર્યવાહી હતી એ એક એમની વિઝિટ સફળ રહી અને તેઓના તરફથી જે કેદીઓને મળતા જે લાભો છે અથવા તો જે માનવ અધિકારો છે એના વિશેની પણ વિસ્તૃત ચર્ચા તેઓએ કરી અને જે ખરેખર મુલાકાત પ્રશંસનીય રહી અને સફળ રહી છે.